नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बीएसटीसी सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हैं तो ये जो क्लासें आपको चल रही हैं, पूरी सीरीज़ का रिवीजन हो जाएगा आपका। और मैं आपको इन वीडियोस के माध्यम से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूँ। बस ये पढ़ के आप लोग चले जाएंगे, आपको एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। और एटलीस्ट जब एग्ज़ाम का टाइम आपका आएगा ना, तो आप लोग इनको एक एक घंटे भी पढ़ के जाएंगे ना आप लोग, तो आपका काम हो जाएगा। आपको पास होने से ही नहीं, आपको परसेंटेज भी अच्छी बन कर के आएगी आपकी। याद रखना मेरी बात को, क्योंकि तुम्हारे प्रीवियस विद्यार्थी जो थे वो आज इस चीज़ का लाभ उठा चुके हैं। आप भी लाभ उठाइए। और जो विद्यार्थी रीट की तैयारी कर रहा है ना सेकेंड ईयर के साथ में, वो विद्यार्थियों को एकदम रामबाण क्लास चल रही है। जैसे आप उत्कर्ष में पढ़ रहे हो ऐसा फील होगा आपको कि निर्मल क्लासेस करौली यूट्यूब चैनल आप लोग सर्च करना अपने यूट्यूब पर जा कर के, और जितनी भी क्लासें हैं आपकी सारी की सारी राजस्थान जीके, सारे के सारे सब्जेक्ट प्री और मेंस के सब कुछ नोट्स हैं, टेस्ट सीरीज़ हैं, क्लास हैं, वीडियोज़ हैं, सब आपको खुराना स्टडी ऑफिशियल एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। ये कोर्स जा कर के डाउनलोड करो एप्लीकेशन और अपनी तैयारी में जुट जाइएगा। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे इसी यूनिट की। यूनिट नंबर 2 है हमारे पहले पेपर की। यूनिट का नाम है सीखना, बुद्धि और अभिप्रेरण। क्या टॉपिक है, बहुत मस्त, मज़ा आएगा भाई आज। चलिए तो शुरुआत करते हैं। देखो, मेरा टारगेट क्या है कि आप लोग हर प्रश्न को पढ़ के जाएं ताकि बाद में कोई दिक्कत नहीं आए। और आप लोगों के लिए अभी से ही पढ़ना स्टार्ट करना है, पढ़ने की लत लगानी है, अपने आप को पॉजिटिव रखना है, आलसी नहीं होना किसी भी कंडीशन में। क्योंकि जब मैं आपके लिए इतना पढ़ा रहा हूँ तो आपका भी फर्ज बनता है, दायित्व बनता है कि आप मुझे मोटिवेट आप भी कीजिएगा और आप लोग रेगुलर तैयारी करते रहिए। पहला क्वेश्चन देखिएगा, जितने भी सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उन सबको मैं पढ़ा रहा हूँ। सभी अति लघुत्रात्मक प्रश्न है, लघुत्रात्मक प्रश्न है, सबको मैं पढ़ा रहा हूँ। तो थोड़ा सा एक बार 1 से 40 से 50 मिनट देख कर जाए, बस प्रतिदिन पढ़ लो आप लोग, काम आपका हो जाएगा। कोई अच्छी परसेंटेज बनने से नहीं रोक सकता। पहला क्वेश्चन आप लोग सुनिएगा। अमूर्त विषयों, अमूर्त वस्तुओं के विषय में सोचने की योग्यता ही बुद्धि है। बुद्धि की यह परिभाषा भैया किसने दी थी? टर्मन ने दी थी। किसने दी थी? टर्मन ने दी थी। और ऑप्शन ए राइट कर लेंगे। ये प्रश्न 2016 में पूछा गया, बहुत अच्छी परिभाषा है कि अमूर्त वस्तुओं के विषय में सोचने की योग्यता ही क्या है? बुद्धि है। और बुद्धि नामक चैप्टर आप लोग रीट में भी पढ़ेंगे साइकोलॉजी के अंदर, जहां पर टर्मन का सबसे बड़ा योगदान था। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि को लचीले समायोजन की क्षमता किसने कहा? कि भाई बुद्धि क्या होती है? एक समायोजन की लचीली क्षमता होती है। ये कथन किसका है? वर्ट का है। किसका है? वर्ट का है। और ये भी प्रश्न 2019 में आ चुका है, आगे भी आ सकते हैं, कोई जरूरी नहीं। अगला प्रश्न है, बुद्धि को औचित्यपूर्ण चिंतन किसने कहा? बुद्धि को औचित्यपूर्ण चिंतन किसने कहा था? स्पीयरमैन ने। स्पीयरमैन ने कहा था भाई। राइट आंसर याद रख लेना, स्पीयरमैन का याद रखना। आपको एक तत्व सिद्धांत और द्वितत्व सिद्धांत, ये बुद्धि के दो तत्व दिए, दो सिद्धांत दिए थे। एक तत्व सिद्धांत और द्वितत्व सिद्धांत किसने दिया था? स्पीयरमैन ने ही तो दिया था। आप लोग रीट में आगे पढ़ेंगे और इसी सीरीज में आगे हम पढ़ाएंगे आपको। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। वह जन्मजात क्षमता जो बच्चे की मानसिक बुद्धि का निर्धारण करती है, भाई मानसिक बुद्धि का निर्धारण करती है, वो है बुद्धि ए। कौन सी है? बुद्धि ए। और ये कैसी होती है? तरल बुद्धि होती है भैया। कैसी होती है? तरल बुद्धि होती है। अगर आपको साइकोलॉजी पढ़ना है ना तो मेरे से पढ़िए, आपको साइकोलॉजी में मज़ा आ जाएगा बिल्कुल। मैंने पूरी साइकोलॉजी पढ़ाई है निर्मल क्लासेस करौली यूट्यूब चैनल पर। रीट लेवल 1 के लिए, रीट लेवल 2 के लिए, प्री पेपर के लिए, मेंस पेपर के लिए। आप लोग पढ़ के तो देखिए नोट्सों को, एकदम मज़ा आ जाएगा। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बुद्धि ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि को ज्ञात करने का सूत्र बताओ भाई। तो मैं आपको बता देता हूँ बुद्धि लब्धि का सूत्र ज्ञात करने का। बुद्धि लब्धि को, ठीक है ना, इंटेलिजेंस क्वांटिटी ज्ञात करने का सूत्र है MA/CA। क्या होता है? MA/CA इंटू 100। ये आप लोग याद रखना। किसके द्वारा दिया गया था? टर्मन के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? टर्मन के द्वारा। ये संशोधित सूत्र था, ठीक है ना।
अब देखेंगे एम ए अपॉन सी ए कहाँ पर लिखा हुआ है, एम ए अपॉन सी ए गुणा 100 मेंटल एज बटे क्रोनोलॉजिकल एज, यानी कि मानसिक आयु बटे क्या हो जाएगा, वास्तविक आयु। क्या हो जाएगा, वास्तविक आयु। ये प्रश्न अब की बार रीट में भी पूछा गया था कि एक व्यक्ति की मेंटल एज 100 है और उसकी क्रोनोलॉजिकल एज 80 है, तो उसका बुद्धि लब्धि कितना प्रतिशत होगा। बताओ क्या हो जाएगा इसका आंसर, बताओ आंसर क्या हो जाएगा, बताओ भाई क्या हो जाएगा। इससे आगे हम प्रश्न करवाएंगे आपको सॉल्व, ठीक है। चलिए, बहुबुद्धि का सिद्धांत भाई किसने दिया था, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था, बताओ जल्दी से। गार्डनर ने दिया था। किसने दिया था, गार्डनर ने दिया था। और इसने बहुबुद्धि के सिद्धांत में कितने प्रकार बताए, बुद्धि के 9 प्रकार बताए भाई। आगे हम पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत कारकीय सिद्धांतों की श्रेणी में नहीं आता। भाई कारकीय सिद्धांतों की श्रेणी में नहीं आता, वो है पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत। ये तो सबसे डिफरेंट है, ये संज्ञानात्मक सिद्धांत है, बाकी के सब बुद्धि के सिद्धांत है भाई। देखो स्पीयरमैन ने बुद्धि का दिया, गार्डनर ने बुद्धि का दिया, गिलफर्ड ने त्रिआयामी बुद्धि सिद्धांत दिया, लेकिन जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक सिद्धांत जो था ये विकास का था। क्या था, विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत था। अंतर समझ में आ गया। ऐसे ही करना सीखो आप लोग एनालिसिस, तभी जा करके आपका एक एक चैप्टर, अगर आपने साइकोलॉजी पढ़ लिया ना तो आपको एसटीसी में दिक्कत नहीं आएगी। साइकोलॉजी क्लास जा करके देख लो आप लोग, निर्मल क्लासेस चैनल पे, मजा आएगा, प्लेलिस्ट बना रखी है पूरी। चलिए, गिलफोर्ड ने, बताओ भाई, गिलफोर्ड ने संक्रिया के आधार पर मानसिक क्षमताओं को कितने भागों में बांटा, बताओ जल्दी से। 5 भागों में बांटा। कितने भागों में, 5 भागों में। जा करके क्लास देखो, गिलफर्ड का मैंने पूरा का पूरा सिद्धांत बताया है साइकोलॉजी के अंदर, जा करके पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। कौन कौन से तत्व बताए, गिलफर्ड ने त्रिआयामी सिद्धांत दिया था। त्रिआयाम कौन कौन से थे, एक तो उत्पाद, उत्पाद था पहला, दूसरा था विषय वस्तु, कौन सा था, विषय वस्तु, और तीसरा था संक्रिया, कौन सा था, संक्रिया। अब इनमें अलग अलग फैक्टर भी दिए थे उन्होंने, विषय वस्तु, उत्पाद में और संक्रिया में। देखो इसमें कितने थे, यहाँ आपको मैं बता दूं, इसमें थे 5, इसमें भी कितने थे 5, और इसमें कितने थे 6, टोटल मिलाकर कितने हो गए, बताओ जल्दी से, कितने हो गए 150। कितने हो गए 150 तत्व बताए थे गिलफोर्ड साहब ने। आ रहा है ना मजा। गार्डनर के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत कौन सा है, गार्डनर ने दिया था बहुबुद्धि का सिद्धांत, जिसमें 9 कारक बताए थे। आ गया समझ में। गार्डनर के अनुसार अभी बुद्धि के कितने प्रकार हैं, 9 प्रकार हैं, ठीक है ना। आगे बात करते हैं, बहुबुद्धि सिद्धांत में सन 2000 के संशोधन में बुद्धि का कौन सा प्रकार बताया भाई, ये 9वां प्रकार बताया था, 9वां प्रकार बताया था, कौन सा, ये अस्तित्ववादी बुद्धि का प्रकार 9वां था, 2000 में दिया। प्रकृतिवादी बताया था 1998 के अंदर, ये 8वां प्रकार था, ये 8वां प्रकार था। बताओ ऐसे पढ़ोगे ना प्रश्न गलत होगा ही नहीं भाई, प्रश्न गलत होगा ही नहीं, मैं दावे के साथ में कहता हूं। चलिए आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रकार की बुद्धि में दूसरे व्यक्तियों की प्रेरणाओं, इच्छाओं और आवश्यकताओं को समझने की क्षमता होती है। वो होते हैं भाई व्यक्तिगत बुद्धि वाले व्यक्ति, जिसको हम अन्य बुद्धि के नाम से जानते हैं। ये भी हार्वर्ड गार्डनर ने बताया था, ठीक है। अब बात करते हैं विभेद करने की क्षमता तथा स्वयं के व्यवहार को निर्देशित करने में सूचनाओं के उपयोग करने की क्षमता किस प्रकार के बुद्धि प्रकार के अंदर आती है। तो क्या आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। क्या होता है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, कैसी होती है, जो हमेशा खुद के बारे में सोचती है। ये हार्वर्ड गार्डनर का ही प्रकार है। इनमें से कौन सा विकल्प सही है, बताओ भाई, इनमें से कौन सा विकल्प सही है, बताओ जल्दी से। ये प्रणोद, चालक और एक और था, मैं आपको बता दूं, प्रोत्साहन, कौन सा था, ये 3 सोपान बताए थे किसके, अभिप्रेरणा के 3 सोपान आपको याद रखने हैं। पहला, अभी हम क्वेश्चन पढ़ेंगे कि जो अभिप्रेरणा के विकल्प हैं, अभिप्रेरणा के जो चरण हैं वो कौन कौन से हैं, उनका ऑर्डर बताइए, आगे हम पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके अनुसार अभिप्रेरणा एक भावात्मक क्रियात्मक कारक है। तो ये बताया था जेम्स ड्रेवर साहब ने, बहुत बढ़िया। आगे बात करते हैं, लो भाई क्वेश्चन आ गया, अभिप्रेरणा की प्रक्रिया में 3 चरणों का सही क्रम बताओ। अभिप्रेरणा के 3 ही तो चरण होते हैं, 3 ही सोपान होते हैं, उनका क्रम आपको याद रखना भाई। किसने दिया था ये अभिप्रेरणा एक
सुमार्ग है, ठीक है ना, एक स्वर्ण मार्ग है। ये परिभाषा किसने दी थी, मैं आपको बता देता हूँ, स्किनर साहब ने बताई थी। किसकी ने, स्किनर साहब ने बताई थी। देखो बहुत लेवल से पढ़ा रहा हूँ मैं, हालांकि आवश्यकता, उसके बाद प्रणोद, उसके बाद प्रोत्साहन, ये 3 सोपान क्रम वाइज है भाई अभिप्रेरणा के। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अभिप्रेरणा का कौन सा सोपान बच्चे को लक्ष्य की ओर आकर्षित करता है? कौन सा करता है? प्रोत्साहन करता है। बच्चे को हम पुनर्बलन देंगे, उसको मोटिवेट करेंगे, उसको प्रोत्साहन देंगे, तो बच्चा अपने आप ही उस कार्य को करने की ओर अग्रसर हो जाएगा। समझ में आया? आगे बात करते हैं, प्रजातांत्रिक भावना का विकास करने में कौन सा अभिप्रेरक सहायक है? कौन सा होगा भाई? प्रतियोगिता एवं सहयोग। बच्चे को अपने कंपटीशन में भाग लेना चाहिए और उसके बीच बीच में उसका सहयोग करते रहना चाहिए। इससे प्रजातांत्रिक भावना का विकास जल्दी होगा। आया समझ में? चलिए लाइक कर दीजिए भाई, अब लाइक कर दीजिए। और अब प्रश्न पूछ रहा हूं मैं आपसे, सर्वप्रथम कौन सा बुद्धि परीक्षण विकसित किया गया था और ये किस प्रकार का बुद्धि परीक्षण था? देखो अगर ये यूनिट है ना, पूरी साइकोलॉजी भरी पड़ी हुई है, पूरी यूनिट में साइकोलॉजी भरी पड़ी हुई है, क्योंकि इसमें हम बुद्धि को पढ़ेंगे भाई, पूरा बुद्धि पढ़ेंगे। अगर आपने बुद्धि का चैप्टर मेरा साइकोलॉजी का पढ़ लिया निर्मल क्लासेस करौली पर, तो इस यूनिट को नैया पार हो जाएगी आपकी। बहुत विस्तार से पढ़ाया है। तो सबसे पहला जो बुद्धि परीक्षण था वो था साथियों, कौन सा था? अल्फ्रेड विने का परीक्षण, जिसको हम साइमन विने परीक्षण कहते हैं। क्या बोलते हैं? साइमन विने परीक्षण कहते हैं। और ये 1905 में पहला बुद्धि का परीक्षण किया गया था। और ये कैसा था? वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण था, वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण था। समझ में आ गया? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 1905 में हुआ पहला बुद्धि का परीक्षण, अल्फ्रेड विने और उसके सहयोगी जिसका नाम था साइमन। इसलिए पूरे परीक्षण का नाम क्या था? अल्फ्रेड विने साइमन परीक्षण। क्लियर? लो भाई, साइमन यानी विने साइमन परीक्षण में किन योग्यताओं को मापने का प्रयास किया गया? क्या है उत्तर? देखेंगे आप लोग, ये देखो, विने साइमन परीक्षण में भाषाई ज्ञान, गणितीय योग्यता, प्रत्यक्षीकरण, विभेदीकरण, स्मृति, तुलनात्मक योग्यता, वाचन योग्यता, आलोचनात्मक योग्यता एवं अमूर्त संकल्पना को परिभाषित करना आदि योग्यताओं का मापन करने का प्रयास किया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं हम, जो विने का बुद्धि परीक्षण था उसकी क्या क्या कमजोरियां थी, क्या क्या सीमाएं थी, क्या क्या कमियां थी, उसके क्या दोष थे? दोष सुनिएगा आप लोग। बहुत सारी कमी इसमें पाई गई थी सफलता के बावजूद भी। इस परीक्षण के द्वारा वयस्क की बुद्धि की जांच ठीक से नहीं होती थी। इस परीक्षण में सिर्फ शाब्दिक प्रश्नों का ही प्रयोग किया गया था, अतः इसकी उपयोगिता सीमित थी, जैसे कि इसका उपयोग अनपढ़ व्यक्तियों पर भी नहीं किया जा सकता था। तो ये इसकी कमजोरी थी। ठीक है, अब देखो बुद्धि लब्धि किसको कहते हैं भाई? बुद्धि लब्धि किसको कहते हैं, इसको परिभाषित करना है और इसका सूत्र तो मैंने आपको बता ही दिया। बुद्धि लब्धि की सीधी सी परिभाषा है भाई कि मानसिक आयु तथा वास्तविक आयु का अनुपात, जिसको हम अगर 100 से गुणा कर देते हैं तो हमें बुद्धि लब्धि प्राप्त हो जाती है। और इसका सूत्र याद रखना, यह मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज, यानी मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100 टर्मन ने दिया था भाई। ये आ गया समझ में? अब देखो प्रश्न कैसे पूछा जाएगा आपसे। प्रश्न भी आपको बता दूं कि बुद्धि लब्धि कैसे ज्ञात की जाती है। माना कि गीता की मानसिक आयु 20 वर्ष है और उसकी वास्तविक आयु 16 वर्ष, तो बुद्धि लब्धि ज्ञात करो भाई। मानसिक आयु कितनी है? 20 है, बटे कर देंगे 16 वास्तविक आयु गुणा 100, आंसर कितना आ जाएगा? 125% बुद्धि लब्धि। हो गया आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। ये लो भाई, गिलफर्ड ने संक्रिया के आधार पर मानसिक क्षमता को किन भागों में बांटा? मैंने अभी आपको ऑब्जेक्ट में पढ़ाया था, 5 भागों में बांटा संक्रिया को। कौन कौन से थे वो 5 भाग? अब यहाँ पर विस्तार से पढ़ लो। पहला मूल्यांकन, दूसरा अभिसारी चिंतन, तीसरा अपसारी चिंतन, चौथा स्मृति और पांचवा संज्ञान। ये संक्रिया के आधार थे 5। आ गया समझ में? बताओ कैसा लगा प्रश्न, कैसा लगा कमेंट करके बताओ भाई। लाइक तो करना भाई, लाइक तो करना, और रेगुलर क्लास लेना, मजा आएगा। कोई नहीं पढ़ाएगा इतना डीपली। अब देखो भावात्मक बुद्धि को कितने हिस्सों में बांटा? भावात्मक बुद्धि को 4 भागों में बांटा भाई। कौन कौन से? नजरिया, समायोजन, समझना और भावनाओं का व्यवस्थापन। ये 4 भागों में भावनात्मक बुद्धि को बांटा था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई, अगला क्वेश्चन है आपका, बाह्य अभिप्रेरणा से आप क्या समझते हैं?
या इससे क्या तात्पर्य है, एक एग्जाम्पल देकर के समझाएंगे। और 2019 और 2016 में प्रश्न 2 बार पूछा गया है, बाह्य अभिप्रेरणा और एक होती है आंतरिक अभिप्रेरणा, और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कैसे लिखेंगे इसका आंसर देखिएगा। यानी वह अभिप्रेरणा जिसमें बच्चा बाह्य कारकों से प्रेरित होकर के अपना काम करता है, वो बाह्य अभिप्रेरणा कहलाती है। जैसे उदाहरण के लिए बच्चों को लक्ष्य उन्मुख करने के लिए प्रोत्साहन या पुरस्कार का सहारा लिया जाना। तो मैं आपको अब जो फिलहाल में दे रहा हूँ ना, वो बाह्य अभिप्रेरणा है। आप लोगों को पढ़ने के लिए बार बार बोल रहा हूँ ना, ये बाह्य अभिप्रेरणा है। और एक होती है आंतरिक अभिप्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरणा कैसी है कि तुम खुद ही पढ़ लेते हो, अपने आप से खुद ही मोटिवेट हो जाते हो। वो आंतरिक अभिप्रेरणा है कि अपने अंदर जुनून की आग भड़कना, खुद व्यक्ति अपने आप में संकल्प लेकर किसी काम को करता है ना, वो होती है आंतरिक अभिप्रेरणा, खुद से मोटिवेट होना। जबकि बाह्य अभिप्रेरणा किसी बाहरी कारक से अभिप्रेरित होकर काम करने की ललक या लगन क्या कहलाती है, बाह्य अभिप्रेरणा कहलाती है। समझ में आ गया ना? जिंदगी भर नहीं भूलोगे, इस तरीके से पढ़ाऊंगा मैं आपको। बच्चों को आंतरिक अभिप्रेरणा तथा बाह्य अभिप्रेरणा की आवश्यकता क्यों पड़ती है भाई? क्यों पड़ती है कि बच्चों को समय समय पर समस्याओं का समाधान नहीं कर पाते। बच्चे क्या होते हैं, स्वयं अपनी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाते, इसलिए उनको बाह्य प्रोत्साहन देना पड़ता है। बाहर से उनको सिखाया जाता है, मोटिवेट किया जाता है, भाई सीखो, पढ़ो। इसी प्रकार जब उसे सीखने में कोई समस्या आती है तो उसके अतिरिक्त हम बाह्य अभिप्रेरणा के माध्यम से उसको पढ़ने पर बल देते हैं, उसको सीखने पर बल देते हैं, जिससे कि वो सीखना चालू कर देता है, वो प्रेरित हो जाता है। तो ये काम कौन करती है? आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा। समझ में आ गया? अब बात कर लेते हैं एक बार आंतरिक अभिप्रेरणा क्या है। मैंने वैसे तो आपको बता दिया भाई। आंतरिक अभिप्रेरणा जो है उसका मतलब है बच्चों में निहित वो आंतरिक शक्ति जो उसके व्यवहार को अंदर से जागृत करती है और अपने लक्ष्य प्राप्ति की ओर ले जाती है। यह शक्ति लक्ष्य प्राप्ति तक बच्चे में विद्वान रहती है। स्वयं खुद अपने आप में बच्चा मोटिवेट होता है तो बच्चा स्वप्रेरित होता है। और इस बाह्य अभिप्रेरणा के स्रोत, आंतरिक अभिप्रेरणा के स्रोत क्या है? एक तो होती है प्रशंसा, प्रतियोगिता एवं सहयोग, सफलता, असफलता, नवीनता। आप लोगों ने सुना होगा कि भाई बच्चे बहुत से असफल हो जाते हैं ना, तो कुछ बच्चे असफलता से भी काफ़ी अभिप्रेरित हो जाते हैं कि अब की बार फेल हो गया, अब की बार बैक लग गई, तो नेक्स्ट टाइम मैं इसको बैक को जरूर सही करूँगा, बैक निकाल के रहूँगा। फेल हो गया कोई बात नहीं, अगली बार मैं फिर पास होऊंगा, मतलब हम हारेंगे नहीं। इस तरीके की जो जुनून की आग होती है ना व्यक्ति में, वो आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है भाई। समझ में आया? चलिए देखो, थोड़ा मेरा स्पीड बोलने का ठीक अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी आपको मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप क्वेश्चन देखो भाई, बुद्धि की सीखने में क्या आवश्यकता है, क्या योग्यता है, क्या भूमिका है? बुद्धि सीखने में क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो सुनिएगा, बुद्धि समस्याओं को हल करने की एक योग्यता होती है, किंतु यह साधारण रूप से एक इकाई रूपी शक्ति नहीं है। यह क्रमबद्धता की ओर, क्रमबद्ध ऊपर की ओर बढ़ने वाली सीखने की योग्यता है। बाद की योग्यताएं सबसे पहले वाली योग्यताओं को अपने मन में समाहित करती रहती है। मस्तिष्क का विचार एक महान सूचनाकर्ता के रूप में समझा जा सकता है। यह किसी में तनाव द्वारा बनाए हुए कंप्यूटर से भी कहीं अधिक जटिल होती है। सूचना इसमें ध्वनि, दृष्टि, स्पर्श, गंध तथा स्वाद जैसी भेजी जाती है। मस्तिष्क इस बड़े भंडार को संकेतों में परिवर्तित कर देता है, जो तार्किक ढंग से संगठित किए जाकर के समस्याओं को सुलझाने के उद्देश्यों को प्राप्त करने तथा अर्थपूर्ण जीवन के लिए उपयोग किए जाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बुद्धि सीखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई। अब हमारा आता है विनय साइमन जो परीक्षण था, उसके अलावा और कौन कौन से बुद्धि के परीक्षण हुए? बहुत हुए। कौन कौन से हुए? एक बैचलर वेले ब्लू मापनी का भी परीक्षण हुआ था, या इसके बारे में आपसे अलग पूछ सकता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगा लीजिए भाई, नहीं जाए एग्जाम में, कहीं रह नहीं जाए प्रश्न, याद कर लेना इसको, ठीक है ना? कि बैचलर ब्ले बेलू मापनी क्या है भाई, ठीक है ना? ये आपको याद रखना है, प्रश्न याद रखना है। उत्तर आप सुनिएगा, आप लोग उत्तर क्या है सुनिएगा। बैचलर का बुद्धि परीक्षण, बच्चों ने, बैचलर ने बच्चों एवं वयस्कों की बुद्धि मापने के लिए अलग अलग परीक्षण तैयार किए, जो बैचलर बेले ब्लू मापनी कहलाते हैं। वयस्कों का परीक्षण बैचलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल, इसका पूरा नाम याद रखना, WAIS का नाम पूछा जा सकता है आपसे, बैचलर
एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल तथा बच्चों का परीक्षण जो करवाया था वो करवाया था बैचलर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन यानी WISC कहलाया। वयस्कों के लिए क्या था वो था बैचलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल और बच्चों के लिए क्या था वो था बैचलर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन। दोनों का पूरा फॉर्म याद रखना। इस परीक्षण में 2 फॉर्म थे और दोनों फॉर्म में 10-10 उप परीक्षण थे। 10 में से 5 जो परीक्षण थे वो शाब्दिक मापनी के थे और 5 जो थे वो क्रियात्मक मापनी के थे और इसमें आगे भी कई संशोधन किए गए थे। तो ये बैचलर का बुद्धि परीक्षण है। आपसे निबंधात्मक भी प्रश्न पूछा जा सकता है, ये तो याद कर लेना। अब बात करते हैं आगे। भावात्मक बुद्धि क्या है भाई? भावात्मक बुद्धि क्या है और इसको कितने भागों में बांटा गया था? 4 हिस्सों में बांटा गया था। वो कौन कौन से हैं मैं आपको बता देता हूँ। भावात्मक बुद्धि कहते किसको? सबसे पहले तो ये याद रखें, भावात्मक बुद्धि एक ऐसी क्षमता है जिसके माध्यम से आप अपने संवेगों तथा दूसरे के संवेगों में समझ सकते हैं। खुद के संवेग क्या है और दूसरे के संवेग क्या है, इन दोनों में अंतर करना समझ सकते हो और उस जानकारी के आधार पर आप अपनी सोच और प्रतिक्रिया को भी निर्देशित कर सकते हो। ठीक है, यही क्या है? भावात्मक बुद्धि है। भावात्मक बुद्धि को 4 हिस्सों में बांटा। कौन कौन से 4 हिस्से हैं? पहला है नजरिया। ठीक है, इसके अर्थ है कि अपने संवेगों पर ध्यान देना और अपनी भावनाओं को पहचानना। यानी खुद के संवेगों को पहचानना और अपनी भावनाओं को पहचानना क्या कहलाता है? नजरिया कहलाता है। उसके बाद समायोजन। समायोजन संवेगों का समायोजन अपनी सोच के साथ करना, यानी अपने संवेगों को ध्यान में रखते हुए सोचना और उनका संप्रेषण करना क्या कहलाता है? समायोजन। नेक्स्ट है समझना, भावनाओं को तार्किक आधार पर समझना। ये चौथा भावनात्मक हिस्सा था। और भावनाओं का व्यवस्थापन, यानी कि परिस्थिति के अनुसार भावनाओं को व्यवस्थित रूप में प्रकट करना, ये क्या है? भावात्मक बुद्धि के 4 हिस्से हैं या 4 भाग है। याद रख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। लाइक करो भाई, लाइक करो, क्लास को लाइक करो, जल्दी से लाइक करो। सामाजिक बुद्धि की अवधारणा को स्पष्ट करो भाई। बताओ क्या होगा? सामाजिक बुद्धि की अवधारणा क्या है? सामाजिक बुद्धि का तात्पर्य उस सामान्य मानसिक क्षमता से होता है जिसके सहारे व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को ठीक ढंग से समझ पाता है तथा व्यवहार कुशल होने से उसका सामाजिक संबंध काफ़ी अच्छा होता है। समाज में इनकी प्रतिष्ठा होती है। जिन व्यक्तियों में सामाजिक बुद्धि बड़ी होती है, उच्च होती है, उनमें अन्य लोगों के साथ प्रभावपूर्ण ढंग से व्यवहार करने की क्षमता और आचरण करने की क्षमता और समाज के अन्य लोगों के साथ मिलजुल कर सामाजिक कार्य करने की पहल, हाथ बटाने की प्रवृत्ति अधिक हो जाती है। कितने सारे गुण विद्यमान होते हैं उनमें। अगर ये सामाजिक बुद्धि व्यक्ति में नहीं है, इसका अभाव है, तो वो व्यक्ति अन्य तरह की बुद्धि होने के बावजूद अपने सामाजिक जीवन को सफल बनाने में कठिनाई का अनुभव करता है। अगर ये बुद्धि नहीं है तो वह समाज में प्रभावपूर्ण ढंग से काम नहीं कर पाता। सामाजिक बुद्धि एक ऐसी बुद्धि है जो व्यक्ति को सामाजिक परिस्थितियों में समायोजित करने में मदद मिलती है। और ध्यान रखना, सामाजिक बुद्धि का जो सिद्धांत दिया था साथियों, वो दिया था जेम्स ड्रीवर एवं वॉलस्टिन ने 1984 में। ठीक है, और क्या परिभाषा दी थी कि सामाजिक बुद्धि का एक प्रकार है जो किसी व्यक्ति में अन्य व्यक्तियों एवं सामाजिक संबंधों के प्रति व्यवहार में निहित होता है। जैसे सामाजिक बुद्धि क्या होती है? जैसे समाज में आप किसी की मदद करते हो, किसी को प्रोत्साहित करते हो, सामाजिक कार्यों में किसी की पहल करते हो या अपनी जिम्मेदारी समाज में रहकर निभाते हो। ये सब क्या है? सामाजिक बुद्धि के कारक है। आ गया समझ में? अगला क्वेश्चन भाई, आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा में अंतर बताओ। मैंने अभी आपको ऊपर बता दिया इसकी परिभाषा। अब अंतर सुन लो, तुलनात्मक विश्लेषण सुन लो। क्वेश्चन 2 बार आ चुका है, 18-19 में लगातार पूछा गया भाई ये क्वेश्चन। अब देखेंगे आंतरिक अभिप्रेरणा किसे कहते हैं भाई, और बाह्य अभिप्रेरणा में अंतर सुन लो आप लोग। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा तो आएगा, कोई नहीं रोक सकता। आंतरिक अभिप्रेरणा होती है भाई, ये बाह्य परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होती। आंतरिक कैसी होती है? अंदर से उत्पन्न होती है। जबकि बाह्य अभिप्रेरणा, इनको बाह्य परिस्थितियां देकर के प्रेरित किया जाता है। आंतरिक अभिप्रेरणा, इन्हें बाह्य कारकों की आवश्यकता नहीं होती। जबकि बाह्य अभिप्रेरणा होती है, उनको बाह्य अभिप्रेरकों द्वारा प्रेरित किया जाता है। आंतरिक अभिप्रेरणा में क्या होता है कि ऐसे बच्चे शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक आवश्यकताओं के वशीभूत होकर के कार्य नहीं करते। जबकि बाह्य अभिप्रेरणा होती है, उसमें ऐसे बच्चों में शारीरिक, मानसिक,
मनोवैज्ञानिक व सामाजिक आवश्यकता मुख्य होती है और उनकी पूर्ति होने पर लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रयास करते रहते हैं। भाई आंतरिक जो अभिप्रेरणा है ये सब बताती है कि कार्य ही आनंद और ऊर्जा देती है, जबकि ये क्या करता है, प्रेरकों से आनंद और ऊर्जा की प्राप्ति होती है। आंतरिक में होगा ये सभी परिस्थितियों में बनी रहती है, जबकि बाह्य अभिप्रेरणा परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती है। आंतरिक अभिप्रेरणा लक्ष्य केंद्रित होती है, जबकि बाह्य अभिप्रेरणा लक्ष्य केंद्रण में प्रेरकों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। प्रेरक इंपॉर्टेंट होते हैं भाई, बाह्य जो कारक हैं वो बाह्य फैक्टर्स होते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर वो इंपॉर्टेंस ही रखते हैं। इंटरनल जो मोटिवेशन है वो एक निश्चित सीमा तक ही कार्य करता है, जबकि बाह्य अभिप्रेरणा जो है वो आंतरिक अभिप्रेरणा की सीमा जहाँ समाप्त हो जाती है वहाँ बाह्य अभिप्रेरणा काम करना प्रारंभ कर देती है। जहाँ पर आदमी अपने आप से हताश हो जाता है तब उसको बाह्य कारकों की आवश्यकता पड़ती है। समझ में आ गया? आगे देखते हैं। अभिप्रेरणा एवं सीखने में क्या संबंध है, स्पष्ट कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। यदि बच्चे में सीखने की इच्छा विकसित हो जाए तो सीखना सुगम हो जाता है। बच्चे की इच्छा एक ऐसा आंतरिक अभिप्रेरक है जो बच्चों में ध्यान केंद्रित करने में सहायक है। इसलिए शिक्षक का दायित्व है कि बच्चों को सीखने के लिए तैयार बनाए। सीखने और अभिप्रेरकों के बीच में कई प्रकार से संबंध स्थापित किए जा सकते हैं। जैसे यदि किसी बच्चे को उसके सीखने में प्रगति और परिणामों का समय समय पर बोध कराया जाए तो वह अधिक समझ के साथ लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रति अभिप्रेरित होगा। प्रगति के ज्ञान के समय यदि बच्चे अपनी त्रुटियों में सुधार करते हैं और अपने स्वयं के परिणामों की जांच करते हैं तो निश्चय ही प्रगति की संभावना बढ़ जाती है और सीखना अधिक प्रभावशाली हो जाता है। हो गया क्वेश्चन याद? अभिप्रेरणा और सीखने में क्या संबंध है? चलिए इंपॉर्टेंट है ये। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम इंपॉर्टेंट ही बताऊंगा बस। ये लो भाई, बच्चों को अभिप्रेरित करने में शिक्षक की क्या भूमिका होती है, ठीक है ना? या फिर विद्यालय में शिक्षकों द्वारा क्या किया जाना चाहिए कि जिससे बच्चे स्वयं अभिप्रेरित हो जाएं। एक ही बात है, प्रश्न एक ही तरीका है पूछने का, बट आप सुनिएगा इसका आंसर। शिक्षक समाज का प्रेरणाता है। वह कलियों व कोपलों को खिलाने वाले होते हैं। उन्हें बच्चों में रंग व सुगंध भरने वाला कहा जाता है। समाज अपेक्षा रखता है कि बच्चों को सीखने, समझ बूझ विकसित करने, निर्णय लेने, समस्या को हल करने और लक्ष्य निर्धारित करने में शिक्षक उनकी सहायता प्रदाता होता है। शिक्षक बच्चों को स्वयं सीखने, स्वयं लक्ष्य निर्धारण करने में प्रेरित करता है। कक्ष के वातावरण को आनंदमयी बनाने, जहां स्वाभाविक रूप से बच्चों को शारीरिक, मानसिक व सामाजिक संवेगात्मक क्षमता विकसित कर सकता है। समावेशी शिक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की आवश्यकताओं को सही समझ करके उन्हें भी सीखने के दौरान खिलखिलाने के पर्याप्त अवसर प्रदान करने चाहिए। तो अब आपको मैं बता देता हूँ क्या पॉइंट है ये। अंतिम प्रश्न था ये कि शिक्षक बच्चों के अवांछित व्यवहार को नियंत्रित करें और उचित व्यवहार को निर्देशित करने हेतु बाह्य कारकों का प्रयोग करें। मॉडल, चार्ट, रोचक गतिविधियां व अन्य संसाधनों का उपयोग करते हुए विभिन्न विषयों में बच्चों की रुचि बढ़ाई जानी चाहिए। तो ये काम होता है सीखने में या सिखाने में बच्चों के प्रति शिक्षक की या विद्यालय की भूमिका। आ गया समझ में? तो ये आप लोगों को याद रखना है। और इसके जो बाकी के बचते हैं निबंधात्मक प्रश्नों को याद करने की इतनी जरूरत नहीं है, ठीक है ना? मैं 5 सितंबर को बहुत अच्छा मामला लेकर के आ रहा हूँ। सब लोग तैयार रहना। 5 सितंबर शिक्षक दिवस। ओके भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, अब तो गला बैठ गया भाई। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और डेली क्लास लेना है। कम से कम आप लोगों को आधे घंटे ही पढ़ना है, 30 मिनट पढ़ लो बस, तुम्हारा नैया पार हो जाएगा, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा भाई। मेरे को 5 साल से आदत लगी हुई है कि मैं BSTC वाले बच्चों के साथ हमेशा बना रहूं। आ गया समझ में? और रीट की तैयारी करते रहो। जब भी कभी रीट होगी आपकी पात्रता की या मुख्य परीक्षा की तो निर्मल क्लासेस को चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई। निर्मल क्लासेस करौली, कौन सा चैनल है? निर्मल क्लासेस करौली। और ये चैनल आपका बहुत अच्छा है, आपको फ्री स्टडी मटेरियल पढ़ाया जा रहा है भाई, ठीक है ना? चलिए तो सभी को नमस्कार। आपने अमूल्य समय अपना दिया था, बहुत बहुत धन्यवाद। टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है उसकी, PDF वहीं मिलेंगे आपको। ओके बाय।